नमस्कार दोस्तों, पोको एफएम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्लॉक होम्स की एक और थ्रिलिंग मिस्ट्री, द मैन विद द ट्विस्टेड लिप। क्या शर्लॉक होम्स इस केस को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहे। वो शाम कुछ अलग थी। लंदन की सड़कें भीग रही थी हल्की बारिश में और मैं, डॉक्टर जॉन वाटसन, क्लिनिक से घर लौट रहा था। थकन मेरी आंखों में थी, लेकिन घर जाके मैरी के साथ एक कप गर्म चाय की ख्याली काफी थी। लेकिन जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया, मैरी ने मुझे चिंता भरी नजर से देखा। जॉन, एक औरत आई थी, बहुत ही घबराई हुई थी। तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ गया है। उसने एक चिट्ठी मेरे हाथ में दी। मैंने उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था, डॉक्टर वाटसन, प्लीज कम एट वंस, इट इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। माई हस्बैंड इज मिसिंग, केट एस.टी. क्लेयर। मैं तुरंत समझ गया ये कोई आम बात नहीं थी। केट एस.टी. क्लेयर मेरी पुरानी पेशेंट थी और उसका पति नेविल एस.टी. क्लेयर एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मैरी, मुझे तुरंत जाना होगा, यह कोई सीरियस केस लग रहा है, मैंने कहा। मैरी ने सिर्फ इतना कहा, अपना कोट ले लो, रात बहुत ठंडी है। मैं तुरंत हैंडसम कैब पकड़कर अपर स्वानडेम लेन पहुंचा, एक ऐसी जगह जहां लंदन के सबसे गरीब लोग रहते थे। वहां पे कुछ ओपियम डेन्स भी थे, वो जगह जहां लोग अपने दुख भूलने के लिए जहर चाखते हैं। मैं एक पुरानी बिल्डिंग में घुसा जहां से मोहल्ले की सबसे ज्यादा बदबू आती थी। अंदर एक मध्यम सी रोशनी थी और कमरा ओपियम के धुएं से भरा हुआ था। उस धुंध के पार एक पुराना सा बेंच था जहां एक आदमी सोया हुआ था, लंबे बालों के साथ गंदे कपड़े पहने हुए। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो कोई और नहीं, शर्लॉक होम्स था। मैं वहां उस बेंच के पास झुक गया। ओपियम के धुएं से भरा हुआ था पूरा कमरा और उस आदमी का चेहरा पहचान में मुश्किल, लेकिन आंखों में एक जाना पहचाना जैसी तेज रोशनी थी। होम्स, मैंने हैरानी से कहा। उसने धीरे से आंख खोली और मुस्कुराया। वाटसन, तुम आए भी तो परफेक्ट वक्त पे। मुझे लगा तुम यहाँ। मैं रुक गया, कंफ्यूजन भरी नजर से उसकी हालत देखकर। होम्स उठकर बैठ गया और अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक किया। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं अंडरकवर हूं। यह केस बहुत अजीब है। अंडरकवर? ओपियम डेन में? मैं अब भी शक भरी नजर से पूछा। होम्स ने मेरी बात का जवाब एक हल्का सा स्माइल देकर दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वाटसन, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने उसे केट एस.टी. क्लेयर का मैसेज दिखाया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गई। परफेक्ट, होम्स ने कहा। मुझे पता था यह औरत किसी न किसी तरह से तुम तक जरूर पहुंचेगी। यह सब क्या है होम्स? मैंने फाइनली पूछा। नेविल एस.टी. क्लेयर का क्या हुआ? होम्स खड़ा हो गया था। चलो मेरे साथ, सब कुछ समझाता हूं, लेकिन पहले मुझे तुम्हें वो बिल्डिंग दिखानी होगी जहां से नेविल एस.टी. क्लेयर को आखिरी बार देखा गया था। हम उस ओपियम डेन के एक छोटे से कमरे में गया। वहां एक अजीब आदमी बैठा था, पूरी तरह से बेहाल, कपड़ों में गंदगी चिपकी हुई और चेहरे इतना बिगड़ा हुआ कि उसे देखना भी मुश्किल लगता था। यह है हगबुन, होम्स ने कहा। इस एरिया का सबसे फेमस बिगर। नेविल एस.टी. क्लेयर के गायब होने के दिन इसी कमरे के विंडो से उसे देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछा। होम्स ने कहा, मुझे लगता है यह केस सिंपल किडनैपिंग का नहीं, बल्कि कुछ और गहरा है। निफिल का वैनिश हो जाना और बून का यहाँ होना, दोनों में कनेक्शन है। मैं चौंक गया था। एक सीधा साधा आदमी कैसे बिगा हर जोन में गायब हो गया? और ये बून का चेहरा, क्या वो कुछ छुपा रहा है? होम्स ने बून के कमरे को बारीकी से सर्च करना शुरू किया। कमरा छोटा था, लेकिन हर कोने में गंदगी और कुछ पुरानी चीजें भरी थी। कपड़ों के टुकड़े, सूखा हुआ रोटी, एक छोटा सा मिरर
और एक खाली वुडन बॉक्स। होम्स ने बॉक्स उठाकर मुझे दिखाया। देखो वाटसन, ये बॉक्स एक शेविंग किट का लगता है और यहाँ पे मिरर। इसका मतलब ये आदमी रोज अपने चेहरे को क्लोजली देखता है। मैं हैरानी से बोला, बिगर को शेविंग किट क्यों चाहिए? होम्स के होठों पर एक हल्का सा स्माइल था। एग्जैक्टली। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर बैडस्ट्रीट ओपियम डेन के दरवाजे पे खड़ा था। होम्स, क्या तुम यहाँ हो? हमें इन्फॉर्म किया गया है कि नेविल स्टिकलर को यहीं पर लास्ट देखा गया था। होम्स ने सिर हिलाया। मैं भी इसी वजह से यहाँ हूँ और मुझे शक है कि हग बुन इस केस का की है। इंस्पेक्टर ने बुन को देखा। यह तो सालों से यहाँ बेगारी कर रहा है। नेविल स्टिकलर का इससे क्या लेना देना? होम्स ने कहा, उसी दिन जब नेविल गायब हुआ उसे इसी कमरे के विंडो पे देखा गया और ये बुन उसी टाइम से यहीं छुपा है। इंस्पेक्टर बैडस्ट्रीट ने कहा, तो चलो इसे स्टेशन ले चलते हैं, शक तो बनता है। बुन को पुलिस स्टेशन लाया गया। उसका फेस अभी भी ट्विस्टेड था। आंख के पास एक डीप स्कार और आधा चेहरा जैसे टेढ़ी मुस्कुराहट में जम गया हो। इंस्पेक्टर ने कहा, यह आदमी बोलता नहीं, सिर्फ हाँ या ना में इशारा करता है। होम्स ने कमली कहा, मुझे एक बार इसका फेस वॉश करने दो। फेस वॉश? सब हैरान हो गया। होम्स ने एक गर्म पानी का बॉल, कुछ स्पॉन्ज और टॉवेल मंगवाए। धीरे धीरे उसने बोन का चेहरे से मेकअप उतरना शुरू किया। सब चुप गया और तब वाटसन की आंखें फट गई। ये तो नेविल स्टिकलर है। रूम में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर बैडस्ट्रीट भी शॉक में था। यह तो इम्पॉसिबल है, इंस्पेक्टर बैडस्ट्रीट ने कहा। नेविल स्टिकलर तो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा था, फिर यह सब क्या है? नेविल ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। होम्स ने कहा, मुझे यह राज समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब सब साफ है। नेविल ने फाइनली बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गिल्ट था। मैं हग बुन हूं और नेविल स्टिकलर भी। नेविल ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक जर्नलिस्ट था। मेरे काम का हिस्सा था गरीबों की लाइफ को समझना। एक बार मैंने अपर स्वंदम लेन में भीख मांगने वाले लोगों पे स्टोरी लिखने के लिए खुद भिखारी का रूप लिया और मुझे ये देखकर हैरान कर देने वाला सच मिला। एक दिन में एक भिखारी इतना कमा लेता था जितना एक आदमी एक हफ्ते में मुश्किल से कमाता है। होम्स ने क्विटली कहा, तुम वापस जाने से रुक गए है ना? नेविल ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पैसा चाहिए था। मेरी फैमिली थी, एक बड़ा घर, और जर्नलिज्म में इतना नहीं मिलता था, तो मैं दिन में हग बुन बन जाता और रात में नेविल स्टिकलर के रूप में घर लौट जाता। इंस्पेक्टर गुस्से में था। तो तुमने अपनी बीवी से भी झूठ बोला? नेविल ने कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे पता चले। मैं सब कुछ छुपाया रखता, लेकिन उस दिन सब कुछ बिगड़ गया। नेविल ने बताया, उस दिन मेरी बीवी मार्केट गई थी और मुझे उसी लेन में देख लिया। मैं घबराकर अपने कमरे में छुप गया। मैं चेंज होने ही वाला था कि पुलिस आ गई और तब मैं पकड़ा गया। तुमने सोचा कि अगर तुम मर गए हो ये बात सबको बता दो तो कोई तुम्हारा राज नहीं खोज पाएगा। नेविल ने आंखों में आंसू के साथ कहा, मैं गलत था, बहुत गलत। पुलिस स्टेशन पर पूरा सन्नाटा बसरा हुआ था। नेविल स्टिकलर की कन्फेशन के बाद रूम में एक गहरा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर बैडस्ट्रीट, जो अक्सर टफ डिसीजन लेने में समर्थ माना जाता था, इस बार थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। होम्स ने कमली कहा, इंस्पेक्टर, यह आदमी कोई क्रिमिनल नहीं है। उसने किसी का खून नहीं किया, कोई लूट या चोरी नहीं की, बस एक झूठ की जिंदगी जी रहा था, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इंस्पेक्टर ने कहा, पर यह आदमी पब्लिक को मिसलीड कर रहा था। एक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद यह भिखारी बनकर पैसा कमा रहा था। यह कानून के लिए मैटर है। मैं अब भी सोच रहा था
क्या एक आदमी जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ करता है वो क्रिमिनल है या सिर्फ बेहाल? होम्स ने सॉफ्टली बोला। कानून के हिसाब से शायद ये एक गलती थी, लेकिन मॉरल तौर पर शायद ये आदमी सिर्फ एक बेचैन पति और पिता था जो बेहतर लाइफ चाह रहा था। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे कदमों की आहट हुई। मिसेस केट एस.टी. क्लेयर अंदर आई, आंखों में आंसू, होठों में एक छोटी सी सवाल और दिल में एक तूफान। उसने निफिल को देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए स्टोन बन गया। फिर वो आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जिंदा हो? उसने कहा। बाकी सब बद में। नेविल ने चुपके से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। केट ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम वापस घर आओ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये बात सुनकर होम्स ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस बार इसे वार्निंग दे रहा मिस्टर स्टिकलर, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। नेविल ने अपने हगबुन वाले कपड़ों को परमानेंटली छोड़ दिया। उसने वो जिंदगी भी छोड़ दी जो शैडो में छुपी थी। होम्स और मैं उस रात घर लौटे और होम्स ने सिर्फ इतना कहा, वाटसन, दुनिया के सबसे अजीब क्राइम्स वो होते हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते लेकिन इंसान के कंसाइंस को हिला देता है। शर्लॉक होम्स जब पहली बार मिसेस एस.टी. क्लेयर के टेलीग्राम पर वाटसन से मिला, मुझे एक बात समझ आई थी। नेविल एस.टी. क्लेयर का गायब होना सिर्फ एक डिसअपियरेंस नहीं था, यह एक केयरफुली क्रिएटेड इल्यूजन था। उस दिन मैं बिना टाइम वेस्ट किए पहुंच गया था अपर स्वानदेम लेन, वही नोटरियस जगह जहां ओपियम डेंस और बेगर कॉलोनीज का घर था। वहां का महल गंदा, दंड भरा और कुछ छुपाने के लिए परफेक्ट था। उस कमरे में घुसा जहां से नेविल एस.टी. क्लेयर को देखा गया था। रूम में एक छोटी सी खिड़की थी जहां से सीधा रोड दिखाई देता था और उसी विंडो पे मिसेस एस.टी. क्लेयर ने अपने पति को देखा था। चौंकती आवाज में कहती है, नेविल। मैंने कमरे की छोटी डिटेल्स पे फोकस किया, जैसे कि एक मिरर, एक छोटी सी लुकिंग ग्लास जो एक बिगर के पास होना का कोई लॉजिक नहीं बनता। 2 मेकअप बॉक्स जिसमें कुछ व्हाइट पेंट, गम और कॉटन था। 3 वाटर बेसिन में हल्का रेडिश टिंट जैसा किसी ने कुछ धोया हो। 4 लिप के पास एक स्कार जो क्लियरली रियल नहीं लग रहा था। मुझे तुरंत डाउट हुआ, कोई आदमी अपने चेहरे का इतना ख्याल तभी रखता है जब उससे उस चेहरे को बदलना हो। और तभी मुझे समझ आया, हगबुन नाम का बिगर शायद रियल पर्सन नहीं बल्कि एक केयरफुली क्रिएटेड आइडेंटिटी थी। मैंने तुरंत डिस्गाइज किया, खुद ओपियम यूजर बन गया और उस लेन में 2 दिन तक छुपा रहा। मुझे हगबुन मिल गया, लेकिन उसकी हलचल कुछ अलग थी। जब भी कोई पुलिस या स्ट्रेंजर नजदीक आता, वो पीछे छुप जाता। उसी वक्त मुझे यकीन हो गया, बुन और एस.टी. क्लेयर एक ही व्यक्ति है। मैं चाह रहा था कि वाटसन भी आए क्योंकि मुझे उसका लॉजिकल सपोर्ट चाहिए था, और सबसे बड़ा कारण यह था, मैं चाहता था कि मिसेस एस.टी. क्लेयर को प्रूफ मिले कि उसका पति जिंदा है। अगले दिन जब मैं होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में था, एक खाकी लिफाफा आया। उस पर लिखा था, टू डॉक्टर जॉन वाटसन इन कॉन्फिडेंस बाय केट एस.टी. क्लेयर। मैंने चिट्ठी खोली और अंदर था एक हल्का सा परफ्यूम लगा हुआ पत्र। मैं पढ़ना शुरू किया। डियर डॉक्टर वाटसन, मुझे नहीं पता मैं कैसे अपना धन्यवाद करूं। अगर आप और मिस्टर होम्स ना होते तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति जिंदा भी हो सकता है। मैं उससे लेकर गुस्से में थी, लेकिन उससे प्यार भी उतना ही करती हूँ। शायद दुनिया इसे पाप समझे, लेकिन मैं जानती हूँ नेविल ने यह सब कुछ हमारे लिए किया। एक पत्नी के लिए उसका जीवित होना सबसे बड़ा सच है। योर्स विद ग्रेटिट्यूड, केट। मैं चिट्ठी को संभाल के रखा। यह सिर्फ एक पत्र नहीं था, यह एक औरत का विश्वास था, एक पत्नी का प्यार और एक इंसान का माफी का हक। मैं कुछ देर तक चुप रहा। होम्स अपनी पाइप जलाकर बैठा था।
और मन में किसी गहरी सोच में डूबा था। मैंने बोला, होम्स, मुझे समझ नहीं आता एक अच्छा आदमी होने के बावजूद नेविल झूठ का जीवन जी रहा था। क्या यह उसकी मजबूरी थी या उसकी लालच? होम्स ने स्मोक का एक चक्कर हवा में बनाया और बोला, वाटसन, दुनिया में हर इंसान दो चेहरा जीता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो अंदर छुपा होता है। नेविल ने अपनी असली पहचान को मेकअप के नीचे छुपा दिया, लेकिन आखिर में उसका सच उसकी आंखों में दिख गया। मैं चुप था। शायद सच में हर आदमी का अंदर एक हगबुन छुपा होता है, बस किसी का राज कभी सामने आ जाता है, किसी का कभी नहीं। होम्स ने फाइनली कहा, मैं जज नहीं हूं वाटसन, मेरा काम है सच लाना, चाहे वो कितना भी अस्वच्छ या अजीब क्यों ना हो। कानून क्या करेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये उनका काम है। मेरा काम बस दिखना और बताना। एक हफ्ते बाद होम्स और मैं केंट के आउटस्किट्स में एक शांत और सुंदर घर के सामने खड़े थे। उस घर की खिड़कियों से धूप आ रही थी और बगीचे में दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। होम्स ने धीरे से कहा, देख रहे हो वाटसन, यह है एक आदमी की असली जीत, जब उसके अपने उसके साथ हो। फिर होम्स आगे बढ़े और दरवाजा नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और केट स्टिक्लेयर सामने आया। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। पीछे से नेविल स्टिक्लेयर आया, अब एक नॉर्मल सूट में, क्लीन शेव और एक नई रोशनी के साथ। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वाटसन, प्लीज अंदर आइए, नेविल ने कहा। घर के अंदर हर चीज गर्मी और शांति से भरी थी। बच्चों ने हमें ग्रीट किया और मिसेस स्टिक्लेयर ने हमें एक एलिगेंट सिटिंग रूम में बिठाया। क्या आप कॉफी लेंगे? उसने पूछा। जरूर, होम्स ने कहा। नेविल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बड़े होकर कभी ये ना सोचे कि उनका पिता एक झूठी जिंदगी जीता था। मैं उन्हें सच बताऊंगा जब समय आएगा। मैंने कहा, वो दिन आएगा जब वो इस राज पर फक्र करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, सैक्रिफाइस भी था। नेविल थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं अब दोनों का हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने मुझे मेरी पत्नी, मेरी इज्जत और मेरे जीवन वापस दिया। केट ने एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स होम्स के हाथ में दी। यह एक छोटी सी निशानी है, उसने कहा। होम्स ने बॉक्स खोला। उसमें एक पुरानी हेवी सिल्वर मैग्नीफाइंग ग्लास थी, जिसमें एक एनग्रेविंग थी, टू द मैन हु सी व्हाट अदर्स कैन नॉट, फ्रॉम द स्टिक्लेयर फैमिली। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुझे याद दिलाएगी कि कभी कभी सबसे बड़े क्रिमिनल्स वो नहीं होते जो कानून तोड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी पहचान तोड़कर जीते हैं। होम्स और मैं केंट से लंदन के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाहर खेतों में सूरज ढल रहा था और कोच के अंदर एक शांति सी खामोशी थी। मैं होम्स की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा विंडो की तरफ था, आंखों में गहरी सोच। मैंने कहा, तुम जैसे केस सॉल्व करते हो होम्स, कभी कभी लगता है तुम इंसानों के इमोशन से ऊपर हो। होम्स ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मुझे इमोशन से दिक्कत नहीं वाटसन, मुझे बस फैक्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ केस जैसे ये दिल को छू जाते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तो तुम मानते हो कि इस केस में क्राइम से ज्यादा कहानी थी? होम्स ने स्लोली सिर हिलाया। एक आदमी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन में फंस गया, एक पत्नी जो सिर्फ अपने पति का जिंदगी चाहती थी, और एक दुनिया जो सिर्फ सच्चाई के आउटर मास्क को देखती थी, अंदर का दर्द नहीं। फिर उसने अपनी पाइप निकाली और कहा, वाटसन, हर क्राइम का एक साइकोलॉजिकल लेयर होता है। इस केस में वो लेयर इतनी गहरी थी कि हम सब भूल गए थे ये मर्डर का केस नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का था। उसी रात मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठा और मैंने अपनी डायरी में लिखा, द मैन विद द ट्विस्टेड लिप। यह सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, ये एक आदमी के दो चेहरों का किस्सा था।
एक दुनिया के लिए और एक अपने के लिए। होम्स ने जो सबक दिया वो कभी नहीं भूलूंगा कि कभी कभी झूठ भी सच के इतने करीब होता है कि उसका नियम बनाना मुश्किल होता है। नेविल एस्टी क्लेयर जिंदा था, उसका दिल भी, और शायद वही सबसे बड़ा जीत थी। बाय डॉक्टर जॉन वाटसन। सुबह का वक्त था। मैं होम्स के साथ चाय ले रहा था जब एक नॉक हुआ। मिसेस हडसन ने एक ब्राउन इनविलप होम्स को लेकर दिया। इनविलप के ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, मैं अब भी चाहता हूं आप मुझे समझे। होम्स ने तुरंत इनविलप खोला। अंदर था एक फोल्डेड लेटर और एक छोटी सी फोटोग्राफ। उसमें हगबुन का चेहरा था, यानी कि नेविल एस्टी क्लेयर का फेक लुक। मैंने हैरानी से पूछा, यह किसने भेजा होगा? होम्स ने आंख से पेपर को इन्वेस्टिगेट किया, उसकी इंक, हैंडराइटिंग और फोल्ड लाइंस तक का स्टडी किया। यह नेविल ने नहीं भेजा, होम्स ने फाइनली कहा। लेकिन किसी ऐसे ने भेजा है जो हगबुन को जानता था। होम्स ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मिस्टर होम्स, आपने हगबुन को पहचाना, लेकिन आपने उस दुनिया को नहीं देखा जिसमें हगबुन रहता था। मैं उस दुनिया का हिस्सा हूं और आज भी हूं। आपने एक इंसान को बचा लिया, लेकिन बाकी हम जहां थे वहीं रह गया। यह सब सिर्फ एक आदमी का झूठ नहीं था, यह एक पूरी सिस्टम का दर्द था। आप समझे नहीं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। बाय ए फॉरगॉटन फ्रेंड। मैं स्टन्ड था। यह क्या मतलब है? क्या हगबुन अकेला नहीं था? होम्स ने शांत आवाज में कहा, वाटसन, हर डिस्गाइज के पीछे एक क्राउड होता है। शायद ये लेटर किसी पुराने बिगर या कांटेक्ट का हो जिसने हगबुन को एक लीडर की तरह देखा हो। तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? होम्स ने कहा, मुझे फिर से अपर स्वांडमलैंड जाना होगा। शायद कुछ बातें अभी बाकी है, शायद कोई दूसरा फेस अभी मास्क के पीछे छुपा है। मैंने कहा, तुम सोचते हो कि ये कोई थ्रेट है? होम्स ने स्लोली सिर हिलाया। नहीं वाटसन, ये एक गिल्ट से भरा हुआ आवाज है। शायद वार्निंग भी हो सकता है, शायद एक और कहानी। लंदन की पुरानी गलियों में दोबारा कदम रखते वक्त होम्स का चेहरा यूजुअल से ज्यादा सीरियस था। हम दोनों, यानी मैं और शर्लॉक होम्स, एक बार फिर उसी जगह पर आए जहां हगबुन का फर्जी चेहरा बना था और जहां से नेविल एस्टी क्लेयर का सच उभर कर आया था। होम्स ने कहा, वाटसन, मुझे लगता है जो पत्र आया था उसमें किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, शायद कोई विटनेस या कोई पुराना साथी। स्वांडमलैंड में आज भी वही बदबू थी, घिसा पीटा वुडन फ्लोरिंग, ओपियम के धुएं से भरी हवा और अंधेरे में छुपी हुई कहानियां। एक कॉर्नर में एक आदमी दिखा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में दुनिया देखी हुई सी थकान थी। चेहरे पार्टियली कवर्ड था, जैसे वो अपना अस्तित्व छुपाना चाहता हो। होम्स ने उसके पास जाकर सीधा पूछा, क्या तुमने ही लेटर भेजा था? आदमी थोड़ा सरका, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ हगबुन का सच। मैं उसका दोस्त था, उस समय का जब वो पहली बार मेकअप लगाकर रोड पे गया था। उसने मुझे भी कहा था कि मैं भी बन जाऊँ एक्टर, पर मैं नहीं बना। मैं हैरान से पूछा, तो तुम उसके साथ थे? उसने सिर हिलाया। मैं उसी सिस्टम का पार्ट हूँ जहाँ लोग भीख मांगकर जिंदा रहते थे या मर जाते हैं, पर हगबुन वो अलग था। उसने सिस्टम का यूज किया, उससे जीता। होम्स ने कामले पूछा, तो अब क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हगबुन की कहानी दुनिया में एक जीत के रूप में जाए तो बाकी लोगों का दर्द भी कोई समझे। उसने छोड़ा सब कुछ, पर हम अब भी यहीं हैं। होम्स ने उस आदमी की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा गुस्सा जेन्युइन है, लेकिन हर आदमी हगबुन नहीं बन सकता। हर आदमी को चॉइस नहीं मिलती। पर मैं ये याद रखूंगा कि तुम लोग भी एक्सिस्टेंस के एक्टर हो, बस ऑडियंस कभी सीट में नहीं बैठती। आदमी ने सिर झुकाया।
मैं अपने नाम नहीं बता सकता मिस्टर होम्स, पर यह जरूर कह सकता हूँ आपने सिर्फ एक चेहरा उतारा है, पर इस गली में कई चेहरे अब भी ट्विस्टेड हैं और उनका कोई एसटी क्लियर नहीं। होम्स ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है नेविल एसटी क्लियर से एक और बार मिलने का, लेकिन इस बार सवाल पर्सनल था। क्या हकबुन सिर्फ अकेला था या कोई और भी था उस अंधेरे में? मैं भी उसके साथ था, लेकिन इस बार होम्स के मूड में एक अलग सी गहराई थी, जैसे उसे शक हो कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। दरवाजा खुला और नेविल ने दोनों को अंदर बुलाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ छुपाने की कोशिश साफ दिख रही थी। होम्स ने बिना किसी रोल प्ले के पूछा, मिस्टर एसटी किलर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हकबुन की दुनिया में आपके अलावा कोई और भी था? कोई जो जिसका इसमें आपके साथ काम करता हो? नेविल ने कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने आंख उठाकर होम्स की तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने कहा। हाँ, एक और था। वो कौन था? नेविल ने कहा। एक लड़का, नाम था इजरा। वो मुझे ओपियम डेंस में ले जाता था, लोगों के बीच डिस्गाइज सेट करने में मदद करता था, और वही सबसे पहले मुझे मेकअप का आइडिया दिया था। होम्स ने थोड़ा झुंझुला कर कहा, तुम्हें यह पहले क्यों नहीं बताया? नेविल ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि वो लड़का अब गायब है। जब से मैंने ये सब छोड़ा है, वो कभी वापस नहीं आया। शायद उसे लगा मैंने उसे धोखा दिया। शायद वो मुझे हकबुन बनाने वाले को भूल नहीं पाया। होम्स ने डायरी में कुछ लिखा और बोला, वाटसन, ये इजरा ही है जो लेटर भेज रहा है, या उस जैसा कोई। उसने एसटी क्लियर को क्रिएट किया और अब वो चाह रहा है कि उस क्रिएशन की कहानी पब्लिक में जाए। नेविल ने कहा, इजरा एक शैडो था, छुपा हुआ पर पावरफुल। अगर वो वापस आए तो मैं नहीं कह सकता वो क्या करे। रात का वक्त था, लंदन की हवा में नमी थी और संदमलैंड के कोने अब भी वही रात छुपाए हुए था। होम्स और मैं छुपकर घूम रहे थे। होम्स के हाथ में एक छोटी सी लैंटर्न थी। होम्स ने कहा, वाटसन, इजरा सिर्फ एक आदमी नहीं, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, हकबुन की दुनिया का मास्टरमाइंड, और मैं उसे ढूंढ निकलूंगा। हम एक पुरानी गली के अंदर घुसे, जहां एक पुराना बिगर था जिसे सब ओल्ड बिली के नाम से जानते थे। उसकी आंखें धुंधली थी, लेकिन दिमाग अब भी एक्टिव था। होम्स ने उसे कॉइन देकर कहा, तुम इजरा को जानते हो? ओल्ड बिली ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, इजरा, वो जो मेकअप लेकर आया था, जिसने पूरे लेन में ड्रामा शुरू करवा दिया था, वो अब भी यहीं कहीं छुपा है, हमेशा देख रहा होता है। उसने कब डिसअपियर किया? बिल्ली बोला, जिस दिन एसटी क्लियर को पुलिस ले गई थी, उसी रात इजरा ने अपना छोटा बैग उठाया और बोला, अब तुम लोगों ने मुझे भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब किसी और रूप में लौटूंगा। होम्स ने उसकी आंखों में देखा। और क्या तुमने उसे दोबारा देखा? ओल्ड बिली ने धीरे से कहा, शायद हर जगह, शायद मैं ही इजरा हूं, या तुम हो, या कोई और जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। होम्स ने चुप होकर उसे एक और कॉइन दिया और हम वापस लेन से बाहर निकले। तभी एक टर्निंग में होम्स रुक गया। एक लंबा आदमी कोट और टोपी में एक लंबे पुल के पास खड़ा था। अंधेरा था, पर उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज चमक थी। होम्स ने पूछा, क्या तुम इजरा हो? आदमी मुस्कुरा कर बोला, मैं उसका चेला हो सकता हूँ, या गुरु। शायद मैं वो हूँ जो एसटी क्लियर बनना चाहता था, पर डर गया। और फिर वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया, जैसे धुंध में से निकले हो और उसी में लौट गया। होम्स ने कहा, वाटसन, इजरा एक इंसान नहीं, एक शैडो है, हकबुन का रिफ्लेक्शन। जब तक दुनिया में ऐसे चेहरा हो जो अपनी पहचान से भाग जाता है, तब तक इजरा जिंदा रहेगा। उस दिन सुबह होम्स अभी तक अपनी पाइप के साथ आर्म चेयर में था।
जब मिसेस हडसन ने एक चिट्ठी लेकर मुझे दी, मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि चिट्ठी मेरे नाम पर थी, ना कि होम्स के। होम्स ने तुरंत आंख उठाई और कहा, वाटसन, लगता है इजरा ने अब तुमसे बात करने का फैसला किया है। मैंने धड़कते दिल से एनवेलप खोला और एक सुलझा हुआ लेकिन अजीब अंदाज में लिखा हुआ पत्र पढ़ा। डॉक्टर जॉन वाटसन, आपने हमेशा मिस्टर होम्स के काम को समझा, लिखा, लोगों तक पहुंचाया। शायद आप ही वो एकमात्र आदमी है जो इंसान और केस के बीच का अंतर समझ सकते हैं। हकबुन सिर्फ एक नेभिल नहीं था, हकबुन एक माया थी, एक दर्पण जिसमें हम सब अपनी असली सूरत छुपाकर दुनिया को दिखाते हैं। आपने उसे सिंपैथी दी, होम्स ने उसे जस्टिस, पर मुझे सिर्फ सच चाहिए था, और वो सच था, हर चेहरा एक झूठ होता है। मैं कहीं दूर नहीं हूँ वाटसन, शायद आपके सामने हूँ, एक स्ट्रेंजर के रूप में, एक नई खबर के पेपर बॉय के रूप में, या एक ऐसे आदमी के रूप में जो खुद से डरता है। हकबुन गया, पर इजरा अब भी जिंदा है, आपके दर्पण में छुपा चेहरा इजरा। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक पत्र नहीं, एक चैलेंज था, एक आईना जिसमें मैं अपना चेहरा देख रहा था, और हर लाइन में एक छुपा हुआ साइकोलॉजिकल सवाल था। मैंने होम्स की तरफ देखा, उसने मुस्कुरा कर कहा, वाटसन, लगता है तुम इजरा के नया ऑब्सेशन बन गया हो। बी केयरफुल, वो आदमी सातिर भी है और शायद पागल भी। उस शाम बेकर स्ट्रीट पर एक गहरी खामोशी थी। होम्स यूजुअल तरह से आर्मचेयर में बैठा था और मैं अब भी इजरा के पत्र के बारे में सोचता जा रहा था। तभी दरवाजा पर एक सॉफ्ट नॉक हुआ। मिसेस हडसन ने आकर कहा, एक जेंटलमैन आया है, कह रहा है कि वो सिर्फ मिस्टर होम्स से मिलना चाहता है, नाम नहीं बताया। होम्स ने तुरंत खड़ा हो गया और कहा, उससे अंदर भेजो। दरवाजा खुला और एक पतला लंबा कोट में आदमी अंदर आया। उसकी आंखें शार्प थी और चेहरा अजीब तरीके से ब्लैंक। होम्स ने कामली कहा, वेलकम इजरा। आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया। मुझे लगा आप पहचान जाएंगे मिस्टर होम्स, शायद वैसे ही जैसे आप हर चेहरे के पीछे का सच देख लेते हैं। वाटसन ने उस आदमी को देखा, ना वो क्रिमिनल लगता था ना विक्टिम, जैसे वो दोनों था और कुछ भी नहीं। इजरा ने कहा, मैं हकबुन का क्रिएटर था, एच.टी. क्लेयर एक एक्टर बना, लेकिन मैं उसका डायरेक्टर था। होम्स ने जवाब दिया, और जब उस एक्टर ने स्टेज छोड़ा तो डायरेक्टर अकेला रह गया, इसीलिए तुम पत्र भेजने लगे। इजरा के होठों पे एक कड़वी मुस्कान थी। हाँ हाँ, मैं चाहता था लोग उस ट्रुथ को देखें जिसे तुम लोगों ने स्कैंडल का नाम दे दिया। मैं चाहता था कि हकबुन एक लेजेंड बन जाए, एक कहानी, एक पहेली जो किसी किताब में अमर हो। तुमने उसे यूज किया और जब उसने एग्जिट लिया तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इजरा ने आंखें मिलाकर कहा, मैं नहीं चाहता था वो वापस जाए, मैं चाहता था वो यहीं रहे, एक फेस जिसमें सब अपने आप को देख सके। उसका जाना मेरी हार थी। होम्स ने फाइनली कहा, तुम्हारे मकसद कभी पैसा नहीं था इजरा, तुम्हारे जुनून था कंट्रोल। एक ऐसी कहानी लिखना जहां लोग मास्क पहने और तुम उनका चेहरा डिफाइन करो। इजरा खामोश रहा, फिर स्लोली बोला, और आप मास्क उतारते हो इसीलिए लोग आपसे डरते हैं। होम्स ने सिर्फ इतना कहा, मैं बस सच देखना चाहता हूं और तुम उसे बनाते हो। इजरा ने गुड बाय कहा और बिना कुछ बोले वापस चला गया, जैसे एक साया हवा में घुल जाता है। इजरा चला गया, शायद हमसे दूर, या शायद हमारे अंदर ही कहीं छुप गया है। होम्स ने जिसे सॉल्व किया वो सिर्फ एक केस नहीं, एक दर्पण था जिसमें दुनिया अपने ट्विस्टेड लिप देखती है।